ओके, गुड मॉर्निंग। क्लियर है सब कुछ? आवाज क्लियर है? ओके। ध्यान रखना, कल हमने कहा था कि हम लोग टॉपिक नंबर 5 पढ़ते वक्त ही समाज सुधारकों को देखेंगे, रिफॉर्मर्स को देखेंगे, नेता महान नेताओं को देखेंगे, प्रशासकों की चर्चा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, इनका योगदान पढ़ेंगे, इनकी प्रासंगिकता पढ़ेंगे, और साथ के साथ इसी टॉपिक में हम लोग नैतिक विचारक और दार्शनिक, भारत और विश्व, इसकी भी विवेचना करेंगे। तो हम लोग, आप समझ लो, 5 कैटेगरी को टच करने जा रहे हैं। एक समाज सुधारक, दूसरा नेता, तीसरा प्रशासक, चौथा नैतिक विचारक और 5वां दार्शनिक। और कई ऐसे लोग हैं जो इन 5 में आ जाएंगे, या 4 में आ जाएंगे, या 3 में आएंगे। 3 ग्रुप से बिलोंग करेंगे। हो सकता है नेता भी हो, सुधारक भी हो, प्रशासक भी हो, ऐसी स्थिति है। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं समाज सुधारक। फ्रेश पेज पर लिखोगे सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, समाज सुधारक। अब समाज सुधारक कुछ भी होगा, जो भी समाज सुधारक होंगे, ध्यान रखना, जो तरीका मैं बता रहा हूं इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। लगभग 2 पेज लिखेंगे और जितने समाज सुधारक हैं सबके बारे में 8-10 पॉइंट लिखने की स्थिति बनेगी। तो हम सबसे पहले समाज सुधारकों के कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालते हैं और बाद में थोड़ा विशिष्टता प्रदान कर देंगे, लगे कि हाँ आप उसी समाज सुधारक को लिख रहे हो। सो रिगार्डिंग ग्रेट रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, 2 पार्ट में बांट लो। ऊपर में हेडिंग दे लेना समाज सुधारक, और नीचे में लिख लोगे, इधर में लिख लो विरोध, अपोज, और इधर में लिख लो सपोज, समर्थन। कुछ चीजों का सपोर्ट करते हैं, कुछ चीजों को अपोज करते हैं। अब देखो, समाज सुधारक कुछ भी होंगे, कोई भी समाज सुधारक होंगे, तो 1 नंबर पे आप लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नोट कर लोगे। अब यहां पे हाइफन दे दे के कई सारे पॉइंट्स लिख लो, पूरे पेज में भर लो लेफ्ट साइड में विरोध। और जो समाज सुधारक के बारे में पूछा जाएगा, इधर से कुछ पॉइंट लिखना कि इन इन मुद्दों का विरोध करते थे और इन इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। कोई भी समाज सुधारक होगा तो निस्संदेह अपने समय के समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों का जरूर विरोध करेंगे। और ज्यादातर कुरीतियां जो थी ना, वो महिलाओं के साथ थी। जैसे दहेज प्रथा से ज्यादा है सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब ज्यादा डोमिनेट किए हुए, कन्याबद्ध, विधवा पुनर्विवाह निषेध, ये सब चीजें थी। दहेज प्रथा को न लिखना, इन चीजों को लिखना है, ठीक है। दहेज प्रथा कालांतर में ज्यादा उभरी है। क्लियर है? तो विरोध में लिखो, विरोध में लिखोगे समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं धार्मिक अंधविश्वासों का, कुरीतियों, समाज में प्रचलित कुरीतियों, बहुत सारे इल हैबिट्स थे, तो उनका ये विरोध करते हैं, कुरीतियों का विरोध करते हैं। धार्मिक अंधविश्वासों, रिलीजियस ब्लाइंड बिलीफ्स, धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करते हैं, नोट कर लोगे। और रूढ़िवादिताओं का विरोध करते हैं, समाज में बहुत अधिक रूढ़िवादिता थी, कंजर्वेटिव आइडियाज थे, उनका विरोध करते हैं। जो भी समाज सुधारक होगा, कॉमन पॉइंट है, वो समाज में प्रचलित धार्मिक कुरीतियों या धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं रूढ़िवादिताओं का विरोध करते हैं। ये लाइन आप राजा राम मोहन राय लाइन लिखो। राजा राम मोहन राय महान समाज सुधारक, उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों, रूढ़िवादिताओं और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के बदले ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनको भी लिख दो। दयानंद सरस्वती आ जाए, उनके बारे में लिख लो। अगर पूछ ले ज्योतिबा फूले, उन पे भी लिख लो कि धर्म के समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, कुरीतियों, रूढ़िवादिताओं का विरोध करते हैं।
कि सब पे लागू होगा और यदि वो कोई समाज सुधारक है तो जो भी समाज सुधारक होगा। और पहले ध्यान रखना, समाज में जितनी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, उसका सबका संबंध धर्म से भी सपोर्ट मिला हुआ था। तो धार्मिक अंधविश्वासों का भी विरोध करते हैं। तो समाज सुधारक जब समाज का सुधार करते हैं तो समाज में कुछ कुरीतियों को हटाएंगे, और उन कुरीतियों को पीछे जो बल है वो धर्म का बल है, तो धार्मिक अंधविश्वासों का भी विरोध करेंगे। तो जो समाज सुधारक होंगे वो एक तरीके से रिलीजियस रिफॉर्मर भी हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि समाज में जो कठिनाइयां हैं, जो सोशल इविल्स हैं, उनके पीछे का ग्राउंड रिलीजियस था, कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ था। तो इफ यू आर गोइंग टू रिफॉर्म सोसाइटी, इट मीन्स कि रिलीजियस रिफॉर्म इज ऑल्सो गोइंग ऑन। इसलिए इतिहास की किताबों में देखोगे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ऐसे टॉपिक मिलेगा। अगर इतिहास के किसी भी ग्रंथ को देखोगे मॉडर्न इंडिया का, तो वहां केवल समाज सुधारक टॉपिक नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों? केवल सामाजिक सुधार क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके पीछे सपोर्ट में है धर्म, तो वहां सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म शब्द का प्रयोग किया गया। जितने अच्छे राइटर्स का ग्रंथ देखोगे तो वहां यह मिलता है। तो जो समाज सुधारक है वो एक तरीके से धार्मिक सुधारक भी है। गांठ बांध लेना दिमाग में। इज इट क्लियर? बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? ओके। तो किसी भी समाज सुधारक पे आ जाए, कोई भी एनीवन, अगर समाज सुधारक में लिखना हो तो पहला पॉइंट, उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं का विरोध किया। तो विरोधी में तो लिख रहे हैं पॉइंट्स को, विरोध किया उन्होंने। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस टाइप से कई पॉइंट लिख लेंगे, 20 पॉइंट लिख लेंगे। इज इट क्लियर? और देखो ज्यादातर समस्याएं तो महिलाओं से थी, तो जब भी इधर में समर्थन लिखना होगा तो आप लिखोगे उन्होंने महिलाओं के, देखो इधर में जब लिखोगे तो समर्थन में लिखना हो तो ज्यादातर चीजें महिलाओं के संबंध में, महिला अधिकार, महिला शिक्षा, महिलाओं को ठीक से सम्मान, इनका सबका समर्थन किया। महिलाओं के अधिकार का, शिक्षा का, और महिलाओं में ही आ जाएगा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यह महिलाओं से संबंधित है। उस समय की ऐसी स्थितियां थी तो महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। किसी के बारे में लिखना हो लिखो ना, राजा राम मोहन राय लिखो, महिलाओं के अधिकारों के, महिलाओं की शिक्षा के, कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण के समर्थक थे। कोई दिक्कत है? मान लो लिख रहे हो सावित्रीबाई फूले, सवाल आ गया आईएएस में, जीएस के फर्स्ट पेपर में, सावित्रीबाई फूले का योगदान बताइए, तो सावित्रीबाई फूले भी लिख देंगे। तो महिला अधिकारों की सशक्त समर्थक थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया, बालिकाओं के लिए स्कूल खोला, कॉलेज खोला, नाना प्रकार की चीजें लिख देंगे। कुछ स्पेसिफिक पढ़े बिना लिख सकते हैं कुछ लाइन, और कोई कट नहीं लगा सकता है कि यहां कट कर दो। तो एक तो हो गया कि ओवरऑल आपने ऐसी चीजें निकाल कर रख ली हैं कि लिखना शुरू कर दे हो, और कुछ स्पेसिफिक अगर नॉलेज हो कि हाँ उन्होंने इस ईस्वी में फलानी जगह पे फलाना स्कूल खोला, तो वो आप सपोर्ट में लगा दो। और नहीं तो ओवरऑल एक जानकारी रखे हो तो बीच में जो एक एक लाइन का जो फैक्ट है वो फैक्ट से उसको सपोर्ट कर दो, फिर आपका आंसर दमदार हो जाएगा और बिना स्ट्रेस क्रिएट किए हुए हो जाएगा। मतलब आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझिल भी नहीं किया मैटर को और लिखने की भी स्थिति पैदा कर ली। ऐसा कर सकते हो, कई जगहों पे कर सकते हो। नहीं तो समाज सुधारक लिखते लिखते परेशान हो जाओगे और सबको अलग अलग पढ़ते परेशान हो जाओगे। एक पेज में चार्ट बना लो, एक पेज में राजा राम मोहन राय का 4 पॉइंट निकाल लो कि भाई 1829 सती प्रथा उन्मूलन कानून उनके प्रयासों से पारित हुआ। एक दो अखबार जो निकाला उसको जान लो। ऐसा कर लोगे तो लगेगा कि हाँ राजा राम मोहन राय लिख रहे हो। समाचार पत्र पे स्पेशली काम किया, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक समाचार पत्रों की। तो 2-4 पॉइंट लिख दो और ओवरऑल ये बातें लिख दो, कहां से गलत होगा। क्लियर? क्या क्या हो गया इधर में? सती प्रथा नोट कर लोगे। सती प्रथा
अब यहीं पे महिलाओं संबंधित जो बातें हो लिख लो। बाल विवाह, बाल विवाह मतलब सती प्रथा का विरोध करते थे। यहां विरोध शब्द के नीचे हम पॉइंट ला रहे हैं। बाल विवाह, विवाह, बाल विवाह का विरोध करते थे। विधवा पुनर्विवाह निषेध, विडो रीमैरिज, उस समय उसको विरोध किया जाता। विधवा पुनर्विवाह निषेध था। यहां लिखना होगा तो दे देंगे विधवा पुनर्विवाह सपोर्ट। विडो रीमैरिज का वो सपोर्ट करते थे। और इधर में लिख दोगे कि विरोध करते, जो निषेध था ना कि विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, उसका वो विरोध करते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए तो लिख दो। जितने समाज सुधारक के सबका ये सब कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट को उठा के लिखो। क्या दिक्कत है? किसको नहीं लिख देंगे? इतिहास वालों को दिक्कत हो जाएगी इतना लिखने में, और हम ऐसे खेलते हुए लिख देंगे बिना स्ट्रेस क्रिएट किए हुए। बोलो सारे लोग, गुड मॉर्निंग। अब मैं चैट को थोड़ा बहुत देख सकता हूं, फालतू का चैट मत करना। अपने जो करते हो ना उस पर कर लेना, जिसके साथ बकवास करना हो। ठीक है, क्लियर है? एक बार सारे लोग बोल दो एक बार की, सारी चीजें क्लियर है ना? फिर हम आगे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ओके। सारी चीजें क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है तो एक पेज का, बट एक पेज निकालने में बड़ा वक्त लगता है। हाँ क्लियर है, ओके। सबने बोल दिया क्लियर है, कुछ लोगों ने बोल दिया क्लियर है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे सती प्रथा लिखोगे, इसके बगल में लिख लोगे, सती प्रथा के बगल में लिख लोगे, इसके बगल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लिख लोगे। सती प्रथा के बगल में 1829 में बेंटिंग के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित हो गया। सती प्रथा, सती ट्रेडिशन था। उस समय महिलाओं को फोर्सफुली जला दिया जाता था, फोर्सफुली, अगर पति के साथ कुछ हो गया है तो। स्वेच्छा से नहीं, कई जगहों पे स्वेच्छा भी थी, कई जगहों पे फोर्सफुली भी, उनको प्रेशर देकर। और राजा राम मोहन राय के जो भाई की जब इनके ब्रदर का डेथ हुआ था राजा राम मोहन राय के, तो उन्होंने आंख के सामने देखा इनकी फैमिली के मेंबर को, इनके ब्रदर की वाइफ को फोर्सफुली जला दिया गया। आ गया कि सती प्रथा है, ऐसा कहा गया है, ऐसी चीजें आई हैं। आप जब पढ़ोगे राजा राम मोहन राय के बारे में तो आता है, उनके दिमाग में बैठा हुआ था इसको हटाना है, और अंततः उनके प्रयासों से इसको हटाने में सफलता भी मिले। तो अब सती प्रथा जब राजा राम मोहन राय, अगर बाई चांस लिख रहे हो तो बोलोगे उनके प्रयासों के फलस्वरूप। किनके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय। तो थी तो ये ध्यान रखना, ये थी तो सामाजिक कुरीति, तो इसको आधार मिला था धर्म का, कि धर्मों में ऐसा माना गया है। तो उन्होंने खूब आर्टिकल लिखे, कुछ अलग अलग जगह पेपरों में भी कुछ लिखा, पंपलेट छपवाया, जनता का मानस बनाया कि नहीं ये ठीक काम नहीं है। पहले सती प्रथा नहीं थी, प्राचीन काल में सती प्रथा नहीं थी। साक्ष्य दिया उन्होंने, जनता का मनोवृत्ति परिवर्तन किया, और फिर बेंटिंग से मिलकर उन्मूलन कानून पारित करा दिया। तो समाज सुधार की एक बड़ी ही अहम भूमिका में रहे राजा राम मोहन राय। लिख दोगे तो सती प्रथा लिखोगे तो स्पेशली राजा राम मोहन राय लिखोगे। अगर विधवा पुनर्विवाह कानून लिख रहे हो तो स्पेशली ईश्वरचंद्र विद्यासागर को लिखोगे, क्योंकि वहां पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रमुख रोल है। तो ऐसा करके हम कई पॉइंट्स बना लेंगे। पहले इधर का पॉइंट लिखते चले जाओ। क्लियर है? क्लास नहीं आ रहा है, बफरिंग हो रही है, क्यों हो रहा है? सारे लोग एक बात बोल दो। और क्लास क्लियर है, रुपेंद्र बता रहे हैं और सारे लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है। फिर आपकी क्लास के आप एक बार की उसको रिफ्रेश कर लो, देखो तो प्रॉब्लम है क्या क्लास में।
कई लोग लिख रहे हैं बफरिंग हो रही है। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, हमारे साइड से तो सब कुछ ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है। सत्यम मिश्रा भी लिख दिया, तो अब सत्यम की बात तो माननी पड़ेगी, सत्यम तो सत्य ही बोलेंगे। ओके, सत्यम ने लिख दिया कि ऑल क्लियर, तो मैं मान लेता हूं सत्यम की बात। सत्यम की बात में सत्य का सार होगा कुछ ना कुछ। यस, क्लियर है। ओके, तो ध्यान देना, जिस भी समाज सुधारक का बोलो तो बोलो कि उन्होंने तत्कालिक समाज में प्रचलित नाना प्रकार की कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं का विरोध किया। रूढ़िवादिता का मतलब कंजर्वेटिव आइडियाज का, रिलीजियस ब्लाइंड बिलीफ्स का, और सोशल इविल्स का, सोशल कस्टम्स का, जो इल कस्टम्स थे उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का विरोध नहीं, विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया। और नोट कर लोगे, उन्होंने महिला निरक्षरता का विरोध किया। महिला निरक्षरता, निरक्षरता का मतलब कि वो साक्षर, वो भी एजुकेटेड हो। पहले लोग विरोध करते थे, महिलाओं को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, तो इन्होंने विरोध किया कि महिला साक्षर होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। महिलाओं के एजुकेशन के लिए खूब काम किया। जितने धार्मिक, जितने रिफॉर्मर हैं, रिफॉर्मर हैं तो कुछ तो अच्छा काम किया होगा, तो अच्छा काम इधर में लिख दो। और समाज में कुछ गलत हो रहा होगा जिसका विरोध किया, तो गलत क्या था भाई? नीचे वाले तबके के साथ छुआछूत था, भेदभाव था, अत्याचार था, उसका विरोध किया। और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ था। कन्यावध था, कन्यावध, कन्यावध नोट कर लोगे, कन्यावध का विरोध किया। जितने रिफॉर्मर ने सबने विरोध किया। भ्रूण हत्या मत लिख देना जोश में आके, उस समय इतना टेक्निक डेवलप नहीं था। अब तो भ्रूण में ही पता लगाकर कि लिंग क्या है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। उस समय की स्थिति थी, पैदा होने के बाद यह जानकर कि कन्या पैदा हुई है तब जाके वध करने की प्रवृत्ति थी। कई जगहों पे थी कि नहीं, ये बाद में हमारे लिए कठिनाई पैदा करेंगी। तो जितने सोशल रिफॉर्मर्स थे सबने विरोध किया, कन्यावध नहीं होना चाहिए। तो लिखने में क्या दिक्कत है? 5-7 बातें लिखो। सती प्रथा विरोध, बाल विवाह विरोध, विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध, महिला निरक्षरता का विरोध, कन्यावध पे नियंत्रण, सारी बातें। बहुविवाह, पोलीगोमी आप बोल सकते हो, बहुविवाह, इसका भी विरोध किया। देवदासी प्रथा, लाइन से उठा के घुमाते रहो, कितना आसानी के साथ लिख सकते हो। बोलो। सारे लोग बोलो। क्लास में अभी भी कई लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या इशू है क्लास में? कोई सारे लोग एक बार बोल लो फिर से। एक बार जो केजीएस की तरफ से लोग बैठे हुए वो भी हमें जो मैसेज कर दें कि एवरीथिंग इज ओके। क्लियर है? हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईटेक है यहां पर। 200 mbps का लगा हुआ है आपके पास जाने के लिए। नो इशू सर। यस। फिर बीच बीच में कोई बफरिंग क्यों ले रहा है? उसकी प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्या है, तो अपनी समस्या को ठीक करो। आपकी व्यक्तिगत समस्या सार्वजनिक समस्या थोड़ी ही मानी जाएगी। आपकी समस्या है, आप उसको ठीक करो। कि आपको समस्या हो रही तो पूरी दुनिया को समस्या थोड़ी हो रही है, उसको ठीक कर लो। यस सर, ओके है। अंजलि सोनी भी बोल रही है कि बिल्कुल, आलोक भी बता दिया। अंकित बोल रहे हैं क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे बोलते हैं। और शर्मा जी भी बोल रहे हैं एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड बिट्टू शर्मा, गुड। तो ध्यान देना कैसे करोगे इस टॉपिक को। कितना लेंदी टॉपिक है, और हम लोग 1 पेज लिखने जा रहे हैं बस, और 1 पेज पे गेम खेल लेंगे, देख लेंगे किसी समाज सुधारक पे, और तब सवाल उठाना आईएएस का। फालतू का बकवास वाला सवाल नहीं उठाओ। आईएएस का सवाल कि ये सवाल आया है, फिर मैं उसका उत्तर दे दूंगा। ये सतही बच्चों वाला, बचपना वाला नहीं। फिर वो बचपना वाला बहुत सारे एग्जाम है इंडिया में।
जिसमें थोड़ा लो लेवल पे गेम चलता है। ये हाईएस्ट है एग्जाम का, जो सबसे सबसे सर्वाधिक प्रतिष्ठित, सर्वाधिक सम्मानित, सबसे आप कह सकते हो एक तरीके से कठिन महत्वपूर्ण एग्जाम है ये। हम लोग उस एग्जाम में हैं, तो मनमानापन टाइप का सवाल नहीं हो, सारगर्भित सवाल निकालो। पढ़ के पूछोगे तो अच्छा सवाल पूछोगे, और यहीं पे बैठे बैठे दिमाग में फितूर पैदा हो सवाल पूछोगे तो सतही सवाल पूछोगे, और फिर मैं उस पर व्यंग्यात्मक विवेचन होगा उसका, अगर सतही पूछोगे तो। ध्यान देना। बिल्कुल सही विक्रम यादव, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैं बीच में सपोर्ट करता रहूंगा। तो क्या क्या कर लिया उन्होंने? समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों और उन्मादिताओं का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, बहुविवाह आदि का विरोध किया। वे विधवा पुनर्विवाह निषेध के प्रबल विरोधी थे। निषेध नहीं होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। और महिला साक्षरता का समर्थन कर, यहां पे महिला शिक्षा या महिला साक्षरता आप बोल सकते हो, वो समर्थन करते थे। इधर में महिला निरक्षरता का विरोध करते। और लिख लो, और लिख लो क्या क्या है, लिख लो। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच छुआछूत, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच छुआछूत, इसका विरोध करते थे। नोट करोगे, इधर में विरोध में लिख रहे हो, ये पॉइंट है विरोध। नीचे लिख लो, जाति व्यवस्था, कास्टिज्म का, ऊंच नीच का, छुआछूत का, हाई एंड लो, अनटचेबिलिटी, इन सब का विरोध करते थे वो। कौन विरोध करते थे? जिसका भी नाम लिख लो वही विरोध करते थे। बोल दे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी विरोध करते थे। दयानंद सरस्वती, वो भी विरोध करते थे। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और इधर सब लोग अस्पृश्यता निवारण चाहते थे। गांधी भी थे, गांधी भी कहते थे ऊंच नीच नहीं हो समाज में, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो। बिल्कुल सही है, जिसका मन जहां पे हो उन्हीं के साथ जोड़ के लिख दो 2 लाइन, क्या दिक्कत है? गलत थोड़ी हो जाएगा। वे अमानवीय सामाजिक व्यवहार, अमानवीय सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार का विरोध करते हैं। मतलब मानव के साथ व्यवहार अमानवीय तरीके से नहीं होना चाहिए। कई बार उस समय के समाज में लोगों के साथ बड़ा गलत ट्रीटमेंट किया जाता था। आज भी अमानवीय सामाजिक व्यवहार हो रहा है। कई जगहों पे आप देखोगे, जो आदिवासी हैं या फिर जो शुद्र, अति शुद्र हैं, उनके साथ कई बार अमानवीय व्यवहार हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि उन्हीं के साथ हो रहा है, कई बार दूसरे लोगों के साथ भी अमानवीय व्यवहार हो जाता है समाज में। ऐसे लोगों की दशा है आज भी। ऐसे लोगों को कठोर दंड दिया जाए, और वो इनको दंड ऐसा दिया जाए कि सबक जाए बाहर में। ऐसे लोगों को मीन्स बना देना चाहिए। वहां पे बहुत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है। दिस शुड बी ट्रीटेड एज ए मीन्स, कि मैसेज जाए। जितना अपराध एक होता उसी की अनुपात में नहीं। कभी कभी हम इनको उदाहरण के रूप में नजीर पेश कर दें कि सामने वाले को भय पैदा हो जाए कि इतना निकृष्ट कोटि का अपराध नहीं करना है। एक अपराध का एक स्वरूप वह भी है, वी ट्रीट दोज कल्प्रिट्स एज ए मीन्स के रूप में कभी कभी बना सके, नॉट ऑल द टाइम, बट कुछ स्थितियों में बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब हम लिखेंगे नहीं कहां कहां कौन कौन सा है, बट मैंने बोला और आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? बाबा साहब के बारे में भी खूब चर्चा करेंगे ना। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम गांधी पढ़ेंगे ना। अरे अंजलि सोनी समाज सुधारक पढ़ोगे तो ये लिखोगे क्या कि 84 में बीए पास किया, 56 में फलाने कॉलेज में गए, 93 में उन्होंने फलाना काम किया, यही लिखोगे? सवाल देखे रहते तो ये सवाल नहीं पूछते। वो मैंने दे रखा है, कहाँ के रहने वाले थे, कब वो पैदा हुए थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये मैंने प्रिंटेड नोट्स दे रखा है। वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, वो आप जाके प्रिंटेड नोट्स पढ़ोगे। अपने को क्या लिखना होता है, सवाल किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ये पूछा थोड़ी जा रहा है कि जन्म कहां हुआ था उनका, उन्होंने पीएचडी कहां से की थी, ये लिखने की जरूरत है क्या? ग्रंथों में लिखा रहता है। हमको तो उनसे ये देखना है कि उनकी प्रासंगिकता क्या थी, उनका समाज में योगदान क्या था।
तो ये लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने मैट्रिक फर्स्ट क्लास से पास किया था, वो डिपार्टमेंट के टॉपर रहते, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सवाल जाके देखा करो, तो फिर ऐसे सवाल नहीं पूछोगे किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। तो जो सवाल का लेवल है मैं उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, इसको सीधे पढ़ो, उठा के लिख दो, वहां पे नोट करो। जितने सामाजिक सुधारक थे, ध्यान रखना, ये लोग समाज का सुधार चाहते थे, ये लोग समाज का आधुनिकीकरण चाहते थे, समाज आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण नहीं, नोट कर लोगे। मॉडर्नाइजेशन का सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन का नहीं, नोट करोगे। अंधाधुंध पश्चिमीकरण के विरोधी थे, विरोध लिखा हुआ है ना, तो विरोध में लिखो अंधाधुंध पश्चिमीकरण, आउटराइटली फॉर फॉलोइंग वेस्टर्नाइजेशन, दे वर अगेंस्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स। अंधाधुंध पश्चिमीकरण, मान लो राजा राम मोहन राय लिख रहे हो, उनके बारे में लिखो कि वो अंधाधुंध पश्चिमीकरण के विरोधी थे, पश्चिम की अच्छी बातों को मानते थे परंतु अंधाधुंध नहीं, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है वेस्टर्न को, हमें वेस्टर्न की अच्छी बातों को ले लेना है, पश्चिम की अच्छी बातों को लेंगे, अंधाधुंध अनुकरण नहीं करेंगे। तो अंधाधुंध पश्चिमीकरण के विरोधी थे, तो विरोध में क्या क्या लिख दोगे? समाज में प्रचलित कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, लिंगवादिताओं का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, कन्यावध का, बहु विवाह का, देवदासी प्रथा का विरोध करते हैं। ये सुनो, वे समाज में प्रचलित ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध करते हैं, वे समाज में अमानवीय सामाजिक व्यवहार का भी विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। क्या दिक्कत है? ये सुनो, कई लोग ऐसे हैं जो मद्यपान का भी विरोध करते हैं कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, सूरापान, जैसे गांधी बड़े प्रबल विरोधी थे, और अंबेडकर साहब भी जब समझाते हैं अपने अनुयायियों को तो कहते हैं कि तुम बड़ा नीचे कोटि का काम छोड़ दो, जो देसी टाइप की चीजें ले लेते हो ये काम मत करो, इससे अच्छा भी बिगड़ती है, आप अच्छे अच्छे काम करो। तो वो भी इसके प्रबल, वो भी ऐसी बातें कहते हुए नजर आते हैं, गांधी भी कहते हुए नजर आते हैं। तो इसको लिख दोगे, क्या दिक्कत है? क्लियर? बोलो। अच्छा, तो ऐसे करते करते हम लिख लेंगे। और देखो, जितने समाज सुधारक हैं, कैसे गेम, ये इसमें लिखते वक्त एक काम, इसको समर्थन में अलग से लिखेंगे। जितने समाज सुधारक हैं, इनका यह मानना था कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। और ये भी ये चाहते थे, उस समय देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो ये पिछड़ेपन को, और देश की एकता में भी कठिनाई थी, देश की एकता में बाधा। तो ये लोग मानते थे, मान लो जिसको भी लिखना हो तो बोलो कि ये सामाजिक कुरीतियों को देश के पिछड़ेपन और देश की एकता में बाधा के रूप में स्वीकार करते थे। इनका मानना था कि देखो, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए, व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जो नेशनल मूवमेंट होना चाहिए। सॉरी, व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन तभी संभव है जब समाज में एकता हो, सारे लोग मिलकर ही व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते हैं। इसको लिख लेना अपने तरीके से, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है और कितना अच्छे से 3 लाइन निकालोगे ये देखो आप। तो व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन होगा तभी देश की स्वतंत्रता मिलेगी। व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जरूरी था कि व्यापक राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो, नेशनल कॉन्शियसनेस बने। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार होने के लिए जरूरी था कि जो समाज में भेदभाव है, जो छुआछूत है, ये सब हट जाए, तभी तो एकता आएगी। अगर समाज बटा हो, आपस में ऊंच में नीच में, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा हो, तो एक होकर कैसे लड़ेंगे हम लोग? तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए क्या जरूरी था? पहले भारतीय आपस में एक तो हो जाएं। भारतीयों को लगने लगा था कि हमारे समाज में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, कि मुट्ठी भर आए बाहर से और देश पे शासन कर रहे हैं। मुट्ठी भर थे ना, उन्होंने भारत में जो समाज बिखरा हुआ था,
विकृतियां थी, ब्लाइंडली सुपरस्टिशंस फैले हुए थे, एक दूसरे के साथ एकता बिल्कुल नहीं थी, जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे समाज बटा हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड वर्ण सिस्टम। डिवाइड था, एकता थी ही नहीं। सॉरी। तो उनको लगा कि जब तक ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच को दूर नहीं करेंगे, समाज में एकता नहीं आ सकती है, और जब तक समाज में एकता नहीं आएगी तब तक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होगा, जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो समाज सुधारकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। जिसको भी लिखना हो ना, उसमें एक पॉइंट इसको भी डालो, बेहतरीन पॉइंट होगा, एक्सीलेंट पॉइंट होगा। समाज सुधार हुआ तो महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी, नहीं तो महिलाओं के साथ तो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा था। और समाज में सुधार चाहिए तो समाज की एक महत्वपूर्ण अंग कौन है? महिलाएं हैं। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, समाज में सुधार हो ही नहीं सकता है। तो जब भी समाज सुधार लिखोगे, जितने समाज सुधारक हैं, जब लिखना हो तो महिलाओं के बारे में जरूर लिखो, 5-7 लाइन घुमाओ, तभी समाज सुधार का उद्देश्य पूरा होगा। क्योंकि समाज में किसके प्रति ज्यादा भेदभाव है, किसको सबसे निकृष्ट रखा गया है? महिलाओं को। और कितनी समस्याएं हैं, देखो दसियों समस्याएं मैंने पीछे दिखा दी। ये समस्या महिलाओं के साथ है, नाना प्रकार की समस्याओं से महिलाओं को गुजरना पड़ रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि सुधर जाए। तो किसी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करा दिया, किसी ने वो राजा राम मोहन ने सती प्रथा उन्मूलन कानून बनवा दिया। समाज में धीरे धीरे जागृति पैदा हुई तो कन्या वध भी रुकने लगा। अब कन्या वध के बदले अब जो अलग टाइप की चीजें आ गई है, तो उसके लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट आ गया है कि भाई कोई भ्रूण परीक्षण करके भ्रूण में ही उसकी हत्या करे, यह जान के, लिंग को जानकर, तो उसको भी रोकने के कानून बन गए हैं। तो ऐसी चीजें थी, तो धीरे धीरे चीजों में सुधार हुआ है, लोगों का दृष्टिकोण बदला महिलाओं के बारे में। ध्यान देना आप। इज इट क्लियर? अभिषेक, बिल्कुल। देखो मैंने यही बोला ना, जब विधवा विवाह पुनर्निषेध, विधवा पुनर्विवाह सपोर्ट लिखो, तो वहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर की विशेष भूमिका रही। डलहौजी के काल में पारित हो गया एक्ट, लॉर्ड डलहौजी था उस समय 56 के आसपास में। तो उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप कानूनी रूप ले लिया। किसके काल में? डलहौजी के काल में। इतिहास वाले सब पढ़ते हैं, मगर किस तरीके से पढ़ते हैं वो जानते हैं। हम तो जो बता रहे हैं एग्जाम में लिख दोगे, सीधे उठाओ जाकर लिख दो, काम खत्म है, नंबर पालोगे। और इस टाइप से पढ़ के कितने लोग निकल गए, नंबर पाके बन गए आईएएस। ध्यान रखना। तो देखो कैसे खेल खेलोगे। भारत तो गुलाम था, तो गुलामी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन तो जरूरी है और व्यापक होना चाहिए। कुछ लोग मुट्ठी भर आंदोलन करेंगे तो सरकार दबा देगी। तो अगर व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन करना है तो समाज में एकता होनी चाहिए। एकता लाने के लिए जरूरी है कि समाज में जो भेदभाव हो रहा है उसको पहले खत्म करो, तभी तो एकता आएगी। और जब एकता आएगी तो आप बड़ा आंदोलन कर सकते हो। आप पता चला कि शुद्ध अति शुद्ध के साथ भेदभाव, उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो, पानी पीने के लिए तैयार नहीं हो, तो बड़ा आंदोलन कैसे होगा? महिलाओं को दोयम दर्जे के साथ व्यवहार करो तो बड़ा आंदोलन कैसे होगा? तो ये जरूरी था ना। तो समाज सुधारकों ने एक पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की इनडायरेक्टली, जिसके कालांतर में व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन हुए और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इस क्रम में जितने सोशल रिफॉर्मर हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इनडायरेक्टली। ध्यान देना आप। तो जब महत्व लिखना हो तो इस स्तर का महत्व लिखो, सामने वाला खुश हो जाए, क्या लिखा है इसने। किनका मानना था कि जब तक समाज से छुआछूत भेदभाव नहीं खत्म होगा, प्रिंटेड नोट्स में ध्यान देना, अपने मन से लिख भी सकते हो, जब तक समाज से छुआछूत भेदभाव दूर नहीं होगा तब तक समाज में एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार नहीं होगा। अगर आपके साथ भेदभाव कर रहा है और हम कहें कि चलो देश की आजादी के लिए लड़ना है, तो कहोगे पहले यार यहां हमारे साथ इतना नीचे स्तर का व्यवहार हो रहा है,
पर ये तो ठीक करो, तब ना हम देश के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पीड़ित को पहले उसको निपटारा करो, फिर व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन होगा, फिर स्वतंत्रता का रास्ता खुलेगा। तो इसको लिखने का प्रयास करना है। ये सो इज इट क्लियर? ठीक है, वो सब याद करते रहना। दांडी मार्च में महिलाएं भी गई थी, तो वो बहुत बात की बात है, ध्यान देना। 1930-31 में जा रहा है मामला वो, और ये सब 19वीं सदी के विचारक हैं, समाज सुधारक हैं। गांधी जी जब तक आते हैं भारतीय परिदृश्य में, तब तक बहुत बहुत सारे काम हो चुके थे। अब उस गांधी जी तो 1915 में आ रहे हैं, वहां से दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में लैंड कर रहे हैं। 25 साल में लगभग गए थे, 20 साल वहीं पे रह गए थे। कहां पे? अफ्रीका में ही। 45 साल की अवस्था में इंडिया में आ रहे हैं। वो जब गांधी मैं पढ़ाऊंगा तो एक उनकी ब्रीफिंग कर दूंगा कि उनका काल कैसे महत्वपूर्ण एक दिशा दे रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा है गांधी के नेतृत्व में। वो देखेंगे। गांधी पे एक क्लास पूरा पूरा ले लूंगा, और जिस दिन गांधी पढ़ा लो तो आईएएस का सवाल बनाओ, और जीएस फर्स्ट पेपर इतिहास के खंड का सवाल बनाओ। वहां इतिहास पढ़ने से वो सवाल जल्दी सॉल्व नहीं होता है, अगर थॉट पे आ गया सवाल तो। असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम तो आराम से लिख सकते हो, इसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी आंदोलन कहां से शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा और कहां पहुंच गया, ये फैक्चुअल चीजें हैं। और गांधी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को हम लोग अलग से देख लेंगे, ध्यान रखना। पहले इसको लिखते जाओ। और तो आपने लेफ्ट साइड में लिख लिया, राइट साइड में लिखो। ये देखो, अभी राइट साइड में लिखा ना समर्थन में, तो महिला के सामने लिख के लिखो, महिला के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। कौन थे? जिसका नाम ले लो वही समर्थक थे। महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे या थी? तीसरी बात, महिलाओं के सम्मान के प्रबल समर्थक थे। और जितना भी समाज सुधारक को लिखो, बोलो कि जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होगा, जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होगा, महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में वास्तव में सुधार नहीं हो सकता। यह उनका मानना था। किनका मानना था? जिसका नाम ले लो उन्हीं का मानना था। किसी का नाम ले लो ना, एक लाइन बीसीओ जगह लिख सकते हो, और बीसीओ तो एक साथ पूछेगा नहीं ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप पकड़ पा रहे हो और कितना उसको आप यूज कर पा रहे हो। कोई भी समाज सुधारक होगा तो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? महिलाओं की। और ज्यादातर प्रॉब्लम किनके साथ था, अन्याय किसके साथ था? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के संबंध में उनका सबका मानना है महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। महिलाओं के साथ जो नाना प्रकार की कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह आदि का समर्थन किया जाना चाहिए। कन्यावध रुकना चाहिए। बोलो, ये सब लिखने में क्या दिक्कत है? और जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक समाज का वास्तव में सुधार संभव नहीं है। ऐसा लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। और जो भी मिल जाए उसके ऊपर 5 लाइन घुमा दो, और कोई एक ही तो पूछेगा। आराम से घुमाते रहो, और नहीं तो रटते रटते परेशान हो जाओगे इस टॉपिक में। इतना लेंदी टॉपिक है। हमारे अकॉर्डिंगली पढ़ लो, ठीक है? इज इट क्लियर? महिलाओं के लिए क्या कि जब महिलाएं जागरूक हो गई तो महिलाओं के लिए क्या नहीं, महिलाएं अपना ही रास्ता देख लेंगी। फिर आपको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए सबने किया है, बाबा साहब ने भी किया है और लोगों ने भी किया है। तो किसी एक व्यक्ति को पूरी तरीके से श्रेय न दो। सबने प्रयास किया, अपने अपने स्तर से अथक प्रयास किया, और धीरे धीरे उसका परिणाम निकल कर आया। किसी ने किसी चीज पे बल दिया, किसी ने दूसरे पे बल दिया। अब जैसे ज्योतिबा फुले और जो सावित्रीबाई फुले थे, वो महिलाओं की शिक्षा पे तो बहुत बल दिया उन्होंने, कि महिलाएं शिक्षित हो गई तो उनको अपने अधिकार का पता चल जाएगा। और शिक्षित होंगी तो महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं, ध्यान रखना, महिलाएं अगर शिक्षित हो गई तो उनके अंदर जागरूकता आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है उनके अंदर जागरूकता नहीं है,
जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित होंगी तो जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो अपने अधिकारों के लिए सतर्क हो जाएंगे, उनके अंदर सतर्कता आ जाएगी, फिर वो अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे, फिर उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आप जागरूक हो कि आपका क्या क्या राइट है, तो आपके साथ अन्याय कैसे होगा? तो महिलाओं को शिक्षित कर वो जागरूक बनाना चाहती है, और जागरूकता महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो जब भी किसी को लिखो महिला सशक्तिकरण, ये सब उठा के जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में लिखो, राइट साइड में जो था ना, इधर में लिखो आधुनिक शिक्षा। समाज सुधारक जितने रहे उसमें से ज्यादातर लोग आधुनिक शिक्षा के समर्थक रहे। नोट करोगे, आधुनिक शिक्षा, देश की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का निवारण। समर्थन करते हैं कि छुआछूत का निवारण होना चाहिए, समर्थन करते हैं, अस्पृश्यता निवारण होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का समर्थन। जितने समाज सुधारक हैं वह समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का समर्थन करते हैं, और सब प्रजातांत्रिक मूल्य। तो नोट कर लोगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दे हैव सपोर्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एग्जाम्पल इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एक्सेट्रा। प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि का समर्थन। जितने भी समाज सुधारक हैं, इन लोगों ने भारतीय समाज के पिछड़ेपन के कारणों को उजागर किया, पिछड़ेपन के कारणों को उजागर किया कि वाई हमारा जो सोसाइटी है क्यों पीछे है। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने भारतीय समाज पिछड़ा क्यों रह गया, इसके कारणों को इन लोगों ने उजागर किया और फिर उसे दूर करने का प्रयास किया। ये इनकी भूमिका है। किसकी भूमिका है? इन समाज सुधारकों की भूमिका है। ठीक है, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो पहले, फिर आसानी रहेगी। गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है ना? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। महिलाओं की स्थिति से देश की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो, बढ़िया है, अनुभवी आदमी हो। तो ये सब बातें समर्थन में लिखोगे, ये बातें इसमें ये लिख लो, विधवा पुनर्विवाह समर्थन लिख लो इसके नीचे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में 1856 में कानूनी मान्यता मिली, विधवा पुनर्विवाह मान्यता मिली। उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसके समय में मान्यता मिली? लॉर्ड डलहौजी, 1856 लिख लो आप। क्लियर? विश्वजीत बोल रहे हैं कि आज भी गांव साइड में, देहात साइड में बाल विवाह हो जाता है। जाना मत उसमें, बाल विवाह में। देहात में हो रहा है तो होने दो, आईएएस बन जाओगे तो रोकने का प्रयास करना। बिल्कुल सही। समाज का उत्थान महिलाओं के सशक्त होने पर ही हो सकता है। ये लाइन बिल्कुल लिख सकते हो। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जरूरी है कि उनसे जो नाना प्रकार के भेदभाव है उनको दूर किया जाए, महिलाओं को शिक्षा दी जाए, महिलाओं को कुछ अधिकार दिया जाए, महिलाओं को जागरूक किया जाए। महिलाएं सशक्त होंगी, समाज का उत्थान होगा। इसको घुमाते फिराते लिखोगे कैसे? ऐसे देख लो, ऐसे लिख लेंगे, 4 लाइन निकाल देंगे।
150 शब्द तो लिखना है, 200 शब्द लिखना है, और थोड़ा भी अगर पॉइंट याद है तो 200 शब्दों को घुमाते फिराते लिख दोगे, एक लाइन कोई काट नहीं सकता है। ये आसानी से लिखने की स्थिति है। क्लियर है? ऐसा कर सकते हो। अब देखो कई सारे ऐसे लोग हैं, यहां पे लिख लो समन्वयकर्ता। पूर्व और पश्चिम के, पूर्व और पश्चिम, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, समन्वयकर्ता पूर्व और पश्चिम। समन्वयकर्ता को दो भाग में लिख लो, एक पूरब लिख लो ईस्ट, और दूसरा वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। मूवी भी बन चुकी है पूर्व और पश्चिम, मनोज कुमार की मूवी थी पूर्व और पश्चिम। तो ध्यान देना, महानुभाव लिख रहे हैं महिलाओं को कराटे सीखना चाहिए। अच्छी बात है, कराटे सिखाना तुम आगे बढ़ के। समझ में आया? महिलाएं कराटा सीखती हैं। यहाँ ड्यू में, मिरांडा और कई जगहों पे कैंप लगते हैं, उसमें वो लोग सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, अब दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है, क्या क्या सिखाओगे जो मैं बता रहा हूं, पहले यहां ध्यान दो। समन्वय करता, तो देखो जिसे मान लो अगर आप राजा राम मोहन राय लिख रहे हो, अगर आप गांधी लिख रहे हो, टैगोर लिख रहे हो, राधा कृष्णन लिख रहे हो, विवेकानंद लिख रहे हो, तो उसमें एक 5 लाइन का ये ब्लॉक निकालो और डाल दो, सेट कर जाएगा, 100% सेट कर जाएगा। अब बोलो राजा राम मोहन राय पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता थे। विवेकानंद लिख रहे हो तो बोलो विवेकानंद पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता थे। पूरब के 2 पक्ष हैं, पूरब एक रूढ़िवादी पक्ष और दूसरा उन्नत पक्ष, रिफाइंड एस्पेक्ट। एक पश्चिम के भी 2 पक्ष हैं, एक आधुनिक पक्ष, आधुनिक, और दूसरा भोगवादी पक्ष, भोगवाद, कंज्यूमरिज्म और मॉडर्न एस्पेक्ट। ये रिफाइंड एस्पेक्ट्स, दिस वन इज द कंजर्वेटिव एस्पेक्ट। तो जितने ये लोग हैं, राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो, टैगोर हो, गांधी हो, अरविंद हो, ये सब लोग पूरब के उन्नत पक्षों को पश्चिम के आधुनिक पक्ष से समन्वय करना चाहते थे। वांट टू हार्मोनाइज रिफाइंड एस्पेक्ट ऑफ ईस्ट to western modern aspect of west. They want to maintain harmony between these two things. तो 4 से 5 लाइन, कभी पूछ ले योगदान बताओ राजा राम मोहन राय का, एक योगदान यह भी दिखाओ कि वे पूरब के उन्नत पक्षों का पश्चिम के आधुनिक पक्ष के साथ समन्वय करना चाहते थे, वो समन्वय करता थे। मान लो छोड़ दो, विवेकानंद का योगदान पूछ ले तो एक 4 लाइन का पॉइंट बनाओ, एक पैराग्राफ छोटा सा, एक पॉइंट, कि विवेकानंद पूरब के उन्नत पक्षों का पश्चिम के आधुनिक पक्षों के साथ समन्वय करना चाहते थे, करने का प्रयास किया। उन्नत पक्ष का मतलब क्या होगा, या आधुनिक पक्ष का मतलब क्या हो गया, रूढ़िवादी पक्ष का मतलब क्या हो गया, भोगवाद का मतलब क्या हो गया। नीचे लिख लो उन्नत पक्ष के नीचे लिख लो उन्नत पक्ष, योगा, योग, आध्यात्म, योग, आध्यात्म, नोट कर लोगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी रहे। योग, आध्यात्म, सर्वे भवन्तु सुखिना, लिखो, सारे लोग लिख तो लो। योग, आध्यात्म, सर्वे भवन्तु सुखिना। और पश्चिम के उन्नत पक्ष कौन कौन से हैं? आपको आधुनिक पक्ष, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा नोट करोगे, आधुनिक शिक्षा। नीचे में लिख लोगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, मानवतावाद, लोकतांत्रिक मूल्य, लिंग समानता, ये वेस्टर्न के मॉडर्न एस्पेक्ट है। लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मॉडर्न एजुकेशन। तो जितने ये लोग हैं जिनके बारे में राय हो, गांधी जी हैं, टैगोर हैं, राधा कृष्णन हैं, अरविंद हैं, विवेकानंद हैं, इनके किसी के बारे में मिलेगा तो 5 लाइन बनाओगे।
कि राधा कृष्णन पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता थे। वे पूरब के उन्नत पक्षों को पश्चिम के आधुनिक पक्ष से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत के या पूरब का मतलब योग, अध्यात्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पश्चिम के आधुनिक पक्ष का मतलब है आधुनिक शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, लिंग समानता आदि के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते। चार्ट बना दोगे, डायग्राम बना के दिखा दोगे। और भोगवाद का मतलब है भौतिकतावादी प्रवृत्ति, मेटलिस्टिक अप्रोच। वेस्टर्न में यह भी तो था भोगवाद, खाओ पियो मौज उड़ाओ, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो भोगवाद का समर्थन नहीं करते हैं। पश्चिम के आधुनिक पक्षों का पूरब के उन्नत पक्षों के साथ। पूरब का भी पूरी तरह से समर्थन नहीं। यहां पे बाल विवाह था, रूढ़िवादिताएं थी, बहुत सारी रूढ़िवादिताएं थी, इनका समर्थन नहीं। कर्मकांड था, कर्मकांडों का समर्थन नहीं। रिचुअल्स, इसको चार्ट मान लो लिख रहे हो, विवेकानंद लिख रहे हो, विवेकानंद, तो एक चार्ट बना दो। विवेकानंद समन्वय करता है, पूरब और पश्चिम के समन्वय करता है, पूरब के उन्नत पक्षों का पश्चिम के आधुनिक पक्ष से समन्वय करते हैं। उन्नत पक्ष का मतलब योग, आध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन चीजों को पश्चिम वेस्टर्न के मॉडर्न एजुकेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जेंडर इक्वलिटी आदि के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो? हो गया? इज इट क्लियर? समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं समझ में आएगा तो परेशान हो जाओगे। नहीं तो बैठ के यहां आते हैं ना 2.5 लाख दे के, घंटों नोटिंग करते हैं हिंदी वाले। अब बाद में निकलने के बाद पेज काउंट करता है कि आज मुझे क्लास में 16 पेज इन्होंने लिखवा दिया है, और काउंट करके खुश होके कान में वो डालेगा सुनने वाला रिंग, और झूमते हुए निकलता है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग आते हैं और विलीन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि 2.5 लाख दिया है ना, वो पेज ही काउंट करता है डेली। पेज काउंट करना है तो जीरोक्स करा लो कोचिंग का। समझना हो तो बोल सकते हो, आईएएस का सवाल इस पे निपटा देंगे हम लोग, सीधे सीधे आईएएस का सवाल निपटाएंगे, और यही पद्धति लास्ट में काम करेगी, ध्यान रख लेना। और कई लोग इस पद्धति से पढ़ के निकल चुके हैं, ध्यान रखना। नए नए बच्चों को तो वो लगता है खूब हमको 17 पेज की नोटिंग हो, तो टीचर आता है, बैठ जाएगा कुर्सी पे और कहेगा नोटिंग करो बेटा, तो नोटिंग चलती रहती है, घंटों नोटिंग। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर होता है। मैं बता रहा हूं कैसे खेल कर सकते हो, और आपके टच में कोई 2.5 लाख देकर पढ़ रहा हो दिल्ली में, उसको ग्रिप में कैसे ले सकते हो कि आओ बैठो, तुमको हम किसी भी समाज सुधारक पर 10 लाइन बताएंगे। सामने वाले को तनाव पैदा हो जाएगा, इतना जल्दी किसी भी समाज सुधारक पे बोल देगा, बोल सकते हो। विवेकानंद पे भी 5 लाइन बोलो आप, कितनी अच्छी बात है। और इसको ये सारे लोग लिखने का मौका मिल रहा है आपको, ऐसे में भी घुमा फिरा के जोड़ दो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग वेस्टर्न को दे रहे हैं, बेटा हमसे योगा ले लो आप। अभी माना जा रहा है कि भारत में व्यापक पैमाने, भारत में एक बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। हम व्यापक पैमाने पे योगा टीचर को निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की स्थिति ठीक नहीं है। अमेरिका जैसा विकसित देश 1/3 मेंटल प्रॉब्लम के शिकार हैं। खूब दवाएं बिकती हैं माइंड को ठीक करने के लिए। इंडिया में तो फूंक के निकाल देंगे, ठोक के निकाल देंगे हाथ से ही। ध्यान रखना, उनको दवा खानी पड़ती है, उनको योगा टीचर चाहिए। हम यहां से सिखाएं, पढ़ाएं और भेज देंगे, जाओ जापान चले जाओ। जापानियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है,
योगा टीचर जाएगा, समझाएगा, बुझाएगा, योगा कराएगा, मेंटली कूल रहेंगे सब। सीरिया जैसे देश में जबरदस्त योगा की कक्षाएं चल रही है, पाकिस्तान में चल रहा है, और इंडिया तो जननी है, लाखों योगा टीचर हम लोग तैयार कर सकते हैं। यही तो हम बता रहे हैं कि इधर से उधर में दोनों आ जाए, और ये फंडा क्लियर हो। और मान लो पूछ ले आपको, विवेकानंद पे पूछ ले, तो गेम खेल सकते हो ना, 5-7 लाइन का गेम खेल सकते हो। विवेकानंद जब गए थे धर्म संसद में भाग लेने के लिए, तो उस समय की दशा क्या थी? भारत की दशा थी कि भारतीयों में हीनता का भाव भरा हुआ था। भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज बड़े महान विभूति हैं, यही कल्चर्ड हैं, इनसे ज्यादा कोई एजुकेटेड है नहीं। भारतीयों में हीनता भरी हुई थी, उसको बड़े अलग नेत्रों से देखते थे। और विवेकानंद पहुंच गए वहां पे, अमेरिका, शिकागो, इन्होंने सारा भ्रम तोड़ के रख दिया। इन्होंने कहा विदेशियों को कि भाई तुम भी गरीब हो, हम भी गरीब, तुम भी गरीब, हम भी गरीब, तुम भी दरिद्र हो और हम भी दरिद्र हैं। तो दरिद्र हैं, तो इन्होंने पूछा सामने वालों ने, किस मामले में दरिद्र बोलते हो? उन्होंने कहा तुम लोग आध्यात्म के दृष्टिकोण से दरिद्र हो, और हम लोग थोड़ा पैसे के मामले में थोड़े दरिद्र हैं। तो आओ समानता के आधार पर आदान प्रदान कर ले, हमसे तुम योगा ले लो, हमसे आध्यात्म की शिक्षा ले लो, और थोड़ा धन इधर में दे दो। तो भारतीयों में गौरव बोध आ गया। भारत के निवासियों में गौरव का संचार करने में, आत्मसम्मान का संचार करने में विवेकानंद की महती भूमिका है, बेहतरीन भूमिका है। यहां से उठाओ, लिख दो विवेकानंद पे, आनंद आ जाएगा, टीचर पढ़ेगा, खुश हो जाएगा, क्या लेवल पे इसने लिख रखा है। समानता के आधार पे। उसके पहले क्या दशा थी भारत की? हीनता का शिकार था भारत। तो भारत में आत्मसम्मान और गौरव बोध का भाव भरने में विवेकानंद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उनकी प्रासंगिकता है, ये उनका योगदान है, और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। पढ़ के इतिहास लिख दो, ऐसे लाइन को लिख सकते हो तो लिख देना। कभी इतिहास पढ़ के तो लिखना संभव नहीं है, ऐसे लाइन को, ये दिमाग में डाल लेना। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं। फैक्ट पढ़ना ईस्वी सन तो वहां देख लेना इतिहास की किताबों से। इट शुड बी क्लियर। इज इट क्लियर? पहले बोलो, इस पे 4-5 लाइन निकाल दोगे? बोलो, निकाल सकते हो? बोलो सारे लोग। और लाइन निकालते वक्त क्या क्या करोगे? लाइन निकालते वक्त इन लोगों को इसमें जोड़ दोगे। राजा राम मोहन राय आए तो ये 5 लाइन लिखो, गांधी आए तो 5 लाइन, उनका योगदान पूछा जाए तो 5 लाइन, 4-5 लाइन। अगर टैगोर आ गए, राधा कृष्णन आ गए, विवेकानंद आ गए, श्री अरविंद आ गए, तो इतने विचारकों में और सुधारकों में और नैतिक दार्शनिकों में आप इस बात को लिख सकते हो। ये इतने लोगों पे फिट बैठता है। पढ़ रहे हो एक पॉइंट और लिख रहे हो 6-7 जगहों पर, और आएगा तो कोई एक ही तो जो आ जाए उसमें उसको ऐड कर देना। इससे कितनी आसानी हो गई। और सब अलग अलग पढ़ो और सब अलग अलग याद करो, ये ठीक नहीं है। ये तो सिंप्लिसिटी आ गई आपके राइटिंग में। लिख लेंगे, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। समन्वयकर्ता का मतलब दोनों को मिला रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, हार्मनी कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये सिंथेसाइजर हार्मोनाइज कर रहे हैं कि भाई उसको और इन दोनों को मिलाएंगे तभी अच्छा होगा। उनको, उनके पास उनकी भी कुछ कमी है, हमारी भी कुछ कमी है, तो आओ दोनों को मिलाते हैं, समन्वय करते हैं। उसकी अच्छी बातें, हमारी अच्छी बातें, दोनों मिलेंगी तो बहुत अच्छा होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा राजकुमार। पढ़ना कैसे ये समझ में आए, नहीं तो बैठ के कई बार 2 घंटे की क्लास चलती है, एक अंश भी सब ऊपर से ही जाता है या केवल कॉपी भरती है। न सोचने का ढंग सुधरता है, न लिखने का ढंग सुधरता है, न प्रश्नों को देखने का ढंग सुधरता है। जैसा साल भर पहले थे, कोचिंग करने के बाद भी उसी स्थिति में।
मन दशा नहीं बदलती है, मानसिक स्थिति नहीं बदलती है, कैसे हिट कर लेगा कोई? वैसा व्यक्ति कैसे हिट कर लेगा एग्जाम को? उसको तो दिक्कत होगी। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है, इन चीजों को करेंगे तो आसानी होगी। हो गया? एक बार सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? ध्यान देना, अगर ये पार्ट अगर आपने देख रखा और राजा राम मोहन राय के बारे में 4 पॉइंट केवल पिन पॉइंट याद हो, उन्होंने कौन सा अखबार निकाला और कुछ उनके फैक्चुअल एस्पेक्ट अगर आपको याद हो और ये पॉइंट को मिला दो, तो राजा राम मोहन राय पे 150 शब्द आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मोरल थिंकर और वेस्टर्न फिलोसफर्स बाकी है, ध्यान रखना। मगर यहां से हम लोग अरविंद पे कुछ निकाल लिया, हम लोगों ने टैगोर पे निकाल लिया, विवेकानंद के बारे में, गांधी के बारे में, तो हम इतनी बातें निकाल लेंगे और इसको थोड़ा अपने तरीके से मॉडिफाई कर लोगे, थोड़ा वर्क कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ये 1 पेज का नोट्स और किसी भी समाज सुधारक पे लिखने की स्थिति में आ जाओ। मान लो आज से 2 साल पहले पूछा, सावित्रीबाई फुले का योगदान बताइए। सावित्रीबाई फुले का योगदान बताइए। ये सवाल आया है आईएएस में और ये जीएस के शायद फर्स्ट पेपर में था। जीएस फर्स्ट पेपर में सावित्रीबाई फुले का योगदान बताइए। तो अब योगदान बताएं तो कैसे बताओगे? भाई सावित्रीबाई फुले उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों से, तात्कालिक समाज की स्थितियों से संतुष्ट नहीं थी, बिल्कुल। फिर समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं और जो सिस्टम से उनकी विरोधी थी, और विशेष उनका काम था महिलाओं के बारे में। तो उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक महिलाओं को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। जागरूकता तभी संभव है जब उनको शिक्षित किया जाए। तो उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। बालिका स्कूल खोले और जो बालिकाओं पे जो उनके सशक्तिकरण की बातें हैं, महिलाओं संबंधित जो कुरीतियां थी, उसका उन्होंने विरोध किया। तो महिलाओं में उन्होंने आत्मसम्मान का भाव पैदा कर लिया। और लास्ट में कंक्लूड कर रहे हो कि आज भी जब सावित्रीबाई फुले का नाम आता है तो महिलाओं में आत्मनिर्भर, आत्मगौरव का भाव पैदा हो जाता है। आत्मगौरव और आत्मसम्मान का भाव पैदा हो जाता है, उनका नाम आते हैं। इससे कंक्लूड करो, कितना अच्छा लाइन है ये। उनकी उपयोगिता है ना कि जब भी नाम आता है सावित्रीबाई फुले का, महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता का भाव पैदा होने लगता है। उनका जीवन ही हमारे लिए संदेश है। यहीं पे अंत कर दिया आपने। ये कोई कठिन काम नहीं है, नहीं तो इतिहास से पीएचडी किए हुए लोग सावित्रीबाई फुले में जाकर फंसे हुए थे कि इसमें क्या लिखे, तो केवल नाम सुना है इनका। कल आपको लिखना है 10 लाइन। लोग 2-3 लाइन में सिम निपट गए, लोग शांत हो गए, अब कलम चल नहीं रहा है। तो चला सकते हो कलम, आप इस अकॉर्डिंगली तो चला सकते हो। सत्यम मिश्रा ओशो को बाद में पढ़ लेना, अभी नहीं करना। यस, सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन करते हैं, अच्छी बात है। सौरभ कुमार बता रहे हैं कि आप पढ़ाते तो मुझे नींद आती, अच्छी बात है। तुम सो जाओ जाके और कुछ अच्छे सपने देख लेना। बाद में बेटा जब पिताजी पूछेंगे कि पैसे का क्या करे, तो नींद आने वाली भी होगी तो नींद गायब हो जाएगा। तो स्वप्न देखते रहो। कैसे लिखता है इसको, जब बैठो तो फिर ठीक से बैठो, और रात को रील देखोगे तो सुबह में तो बेटा नींद आएगी। तो रील वाली पढ़ाई मत करो। और ये 2-4 साल जीवन को या तो बना लोगे या कहीं किसी के पास 10 रुपए में नोट्स बनाते हुए, सवाल बनाते हुए नजर आओगे। ये ध्यान रख लेना। मतलब लिखने में भी ना यही चीज को अपने पिताजी को लिख के बोलना। एक लिख रहा है कि मुझे नींद आती है, पिताजी को जाके बोलो कि आपने पैसा देके एडमिशन तो करा दिया है, परंतु क्लास में मुझे नींद आती है। पिताजी को बोलना अपने। फिर पिताजी उधर से हो सकता है कि लठ भी उठा लें कि बेटा तुमको हम अब दूसरे काम में हम भेजते हैं।
तुमको नींद ही जब आती है तो तुम जाओ कुछ और काम कर लो। एक से एक, इसलिए कोटेशन देखने में दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो वहां तक ठीक से पहुंचना चाहिए। कुछ लोगों को कोई भी पढ़ाए अंतर नहीं पड़ता है, वो अच्छा पढ़ाए कुछ भी पढ़ाए, जो सो पढ़ा के निकल जाए वो खुश ही रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अलग स्तर की सामग्री मिले, कंटेंट मिले, तो अच्छा बात है, ये हो गया काम। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? तो आप इन चीजों के आधार पे कर सकते हो। और आप एक चीज और ध्यान रखना कि जितने समाज सुधारक होंगे, आप एक चीज और लिख लेना, सुधार का क्षेत्र, इससे आसानी हो जाएगी। इसकी विवेचना कल मैंने की थी। किस एरिया में सुधार करते हैं तो नोट कर लो। एक है महिला, किस क्षेत्र में सुधार करते हैं समाज सुधारक? क्लियर? महिला। दूसरा है शुद्र अति शुद्र, शुद्र अति शुद्र, उनकी स्थिति बिगड़ी हुई थी, इनके साथ था छुआछूत, ऊंच नीच, तमाम चीजें थी। शुद्र अति शुद्र। तीसरा नोट कर लोगे, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वासों और पाखंडों का बोलबाला था। ठीक, एक लिख रहा है कि मुझे जब नींद आती है चेहरे पे पानी मारता हूं। ठीक है, उसको भी शिक्षा दे दो। एक जो है उधर में, ये सब बकवाद करने में खूब मन लगता है कई लोगों को, दिन भर बकवाद करके खत्म कर लेता है। और ये ध्यान रखना, ये अगर जवानी का ये जो दिन है ना, जिसमें आप जीवन का निर्माण काल में हो, अभी आप जीवन निर्माण काल से गुजर रहे हो, और ये अगर 3-4 साल, 2-3 साल, 2 से 5 साल में अगर ठीक से यत्न नहीं किया, ठीक से प्रयास नहीं किया, तब आगे का ना जो शेष जो जीवन है ना, उसकी गुणवत्ता खराब कर लोगे, उसकी क्वालिटी बड़ी लो लेवल पे चली जाएगी। बाद में केवल अफसोस होगा कि खान साहब ने पढ़ने का अवसर दिया था, उस समय काश मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो बाद में केवल पश्चाताप होता है। जब अवसर मिला है ठीक से तो पढ़ लो, आराम से अवसर मिल गया है, आसानी से अवसर मिल गया है, नहीं तो इतने में तो आसानी से पढ़ने का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा संयोग और चीजें जुट गई हैं, और उसमें केजीएस की प्रबल भूमिका रही कि उन्होंने प्रयास करके सबको जोड़ दिया। और जितने लोग इस मंच से जुड़े हुए केजीएस के साथ, यहां पे आप सबको एक साथ कभी नहीं देख सकते हो कि आपस में बैठे हुए वो लोग एक साथ, सब अपने अपने स्थिति में अलग अलग हैं। यहां पे मुलाकात नहीं होती है, और केजीएस ने सबको मुलाकात करा दी, एक साथ जोड़ दिया। यहां मिलके काम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये स्थिति है, इस स्तर की स्थिति है। तो आपको एक अच्छा अवसर मिला है कई सारे लोगों से पढ़ने का, उस अवसर का लाभ उठाओ, उसका दुरुपयोग मत करो, नहीं तो बाद में केवल और केवल पश्चाताप, अफसोस करोगे, काश पढ़ लेते तो मेरा जीवन बन जाता। बहुत लोग जीवन बनाने के लिए बैठे हुए हो, उनको लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है लाइफ में, इसको पढ़ लेते हैं ठीक से। देखो सुधार कौन कौन क्षेत्र में, कोई भी सुधारक लिखना है तो महिलाओं के बारे में 2-4 लाइन घुमाओ, क्योंकि समाज में सबसे प्रबल भूमिका किसकी है? महिलाओं की। और जितना अन्याय है सब इन्हीं के साथ है, ज्यादातर अन्याय। फिर शुद्र अति शुद्र, मतलब पुरुष भी हो और शुद्र में है तो उसके साथ भी भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीचे अत्याचार है। तीसरा जो पार्ट है धार्मिक अंधविश्वास, नोट कर लो। इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं सुधारक, जो धार्मिक अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, धार्मिक अंधविश्वास। इसके बाद ना प्राचीन सुधारक प्राचीन भारत के गौरव को भी उभार रहे हैं। प्राचीन भारत के गौरव, जो अच्छी अच्छी बातें प्राचीन में थी उनको उभार रहे हैं, सबको नहीं। जैसे दयानंद सरस्वती को देख लो, इन्होंने वेदों की ओर लौटो और तमाम ऐसी चीजों को बात किया है कि जो अच्छे पक्ष है अपने अतीत के। देखो अतीत को लेकर एक प्रश्न बनता है, कई लोग अतीत को लेकर आउटराइटली सपोर्ट करते हैं और कई लोग अतीत को लेकर ये बकवास है, पुराना है, प्राचीन है, अपोज करते हैं। आप कभी भी अतीत को पूरी तरह से सपोर्ट मत करो और अतीत को कभी अपोज मत करो, पास्ट को। हमारे अतीत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं
और अतीत में कई चीजें खराब भी हैं, तो हम अपने अतीत के उन्नत पक्षों को सपोर्ट करेंगे। और ऐसे पक्ष की हम कहेंगे प्राचीन काल में सती प्रथा थी, अभी होना चाहिए, हम कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में बाल विवाह था कि हमारे दादाजी और फलाने ने विवाह किया था, कब मैं भी करूंगा, ठीक नहीं है। प्राचीन काल में अगर कोई निकृष्ट चीजें हैं, नीचे स्तर की चीजें हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे, और अतीत की कुछ अच्छी बातें हैं तो हम उसका सपोर्ट भी करेंगे। तो अतीत के प्रति हमारा रवैया विवेकपूर्ण होना चाहिए, पास्ट के प्रति। आप समाज में देखोगे ना, कई लोग कुछ भी हो पास्ट के नाम पे उसका सपोर्ट करते हैं कि प्राचीन काल में ये था, बहुत अच्छी चीज थी, सब प्राचीन चीजों का समर्थन करने लगते हैं। और एक ग्रुप है कहता है वो पिछड़ेपन की निशानी है, वो कुछ नहीं था, अभी क्यों आपका सोच बड़ा पिछड़ा है अगर आप पास्ट की बात करते। एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है समाज में। हम तटस्थ हो रहेंगे, मध्यम मार्गी अप्रोच लेंगे, हम अतीत के उन्नत पक्षों का सपोर्ट करेंगे, यही अप्रोच होना चाहिए, और अतीत के नकारात्मक पक्षों का विरोध होना चाहिए। समाज सुधारकों ने, अधिकांश समाज सुधारकों ने यही करने का प्रयास किया है। एक जो क्षेत्र बनता है धार्मिक के अलावा, वो शिक्षा का क्षेत्र बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारकों ने काम किया, महिलाओं की स्थिति शुद्ध अति शुद्ध, धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्राचीन भारत के गौरव को उभारने का प्रयास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। ये एरिया है, शिक्षा है। और लास्ट में लिख लोगे समाचार पत्र। कई सारे लोग समाचार पत्र, जिसमें रॉय बहुत फेमस हैं, और भी कई लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागृति, जन जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया। इट शुड बी क्लियर। ओके, बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलो इज इट क्लियर? कोई और प्रश्न हो तो पूछ लो, प्रश्न होगा तो पूछ लेना। अब देखो, इतना करने के बाद अब आपको मान लो राजा राम मोहन राय पढ़ना, तो मैं अलग से नोट्स दे रहा हूं। राजा राम मोहन राय का थॉट ऐसा नहीं है कि कोई जिसको समझने में दिक्कत हो जाए। ओवरऑल आपने समझ लिया यहां पर, और फैक्चुअल और जो उसका विस्तार है वो प्रिंटेड नोट्स है। नहीं तो राजा राम मोहन राय लिखने में ही आप केवल लिखते रहो, लिखते रहो और लिखते रहो। जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है उसको मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? देखो, रमन कुमार, ओके, रमन कुमार, आप देखो, किसी को एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मत कहो। जितने सुधारक हैं सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सबने अपने अपने स्तर से समाज में सुधार का प्रयास किया है, और हम उनके प्रयासों की प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने समाज में जागृति पैदा की, महिलाओं को सशक्त किया, ऊंच नीच भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। ये सारी बातें आएंगी, और सबके एफर्ट से असर जाता है। किसी एक व्यक्ति को पूरा श्रेय देने का प्रयास मत करो। और ध्यान देना, जैसे मान लो आप राजा राम मोहन राय को लिख रहे हो, तो वो सोशल रिफॉर्मर हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। तो कई लोग सोशल, जो समाज सुधारक हैं, वो धार्मिक सुधारक भी हैं और शिक्षा के बारे में भी सुधार कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती भी आप कहोगे एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। बोलो, ऐसे लोगों को ला सकते हो। ज्योतिबा फुले को भी लिखो एजुकेशनल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनल रिफॉर्मर। तो ऐसा लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है, लिखा जा सकता है। क्लियर है? देखो, जो प्राचीन काल में था, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें सेवा का काम इनका था, शूद्रों का काम केवल तीनों की सेवा करने का काम था। तो ये ध्यान रखना है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्णा सिस्टम था, ये शुरुआत में कर्म आधारित था ऋग्वेदिक काल में, बाद में जन्म आधारित हो गया।
कर्म आधारित था। तो उस समय यह संभव था कि एक ही फैमिली में कोई वैश्य भी है, व्यापार करने वाला हो, एक ही फैमिली में कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है, और कोई बाद में हुआ कि अगर जन्म ले लिया एक बार जिस फैमिली में, मान लो ब्राह्मण फैमिली में ले लिया, तो भले ही उसको अध्ययन, अध्यापन, पूजन, पाठ, दान लेना और देने की कोई भी कला ना मालूम हो, मगर वो ब्राह्मण ही रहेगा। भले उसके कर्म उसके अकॉर्डिंगली हो या ना हो, जन्म से डिसाइड होने लगा वर्ण। ये बाद में हुआ है, आरंभ में कर्म आधारित था, और जो कर्म करोगे तो वर्ण डिसाइड होगा। गीता में भी है कि चातुर्वर्ण मया सृजाम्यम गुण कर्म विभाग स, ऐसा शब्द आया है। तो प्राचीन काल में अलग स्थिति थी, बाद में अलग स्थिति थी। अब कई सारे क्षत्रिय भी बिजनेस करते हैं, मगर कहलाते हैं क्षत्रिय हैं, वैसे नहीं कहलाते, क्योंकि जन्म आधारित हो गया है। और ये एक कठिनाई का भी पार्ट रहा, तो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। सवाल चूंकि एक बार आ चुका है वर्ण व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर, तो जब हम गांधी पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि वर्ण सिस्टम के बारे में गांधी क्या कर रहे हैं और अंबेडकर का क्या ओपिनियन है। तो हम एट दैट टाइम आई विल डिस्कस गांधी एंड अंबेडकर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वर्ण सिस्टम, वो देखेंगे, अभी नहीं, थोड़ा रुक के वर्ण को विस्तार से देख लेंगे। वर्ण है, वर्ग है, जाति है, क्लियर, उसको देख लेंगे, सवाल को निकाल लेंगे, सवाल बन जाएगा, सवाल बियॉन्ड नहीं होगा। इज इट क्लियर? मॉडल आंसर दे देंगे, देते रहेंगे। अब विक्रम यादव बोल रहे कि हिंदू धर्म में पंडित से ब्राह्मण ही होता है। पटना हनुमान मंदिर में देखोगे हरिजन पुजारी हैं, विरोध हो रहा था शुरुआती दौर में, किशोर कुणाल ने वहां पर हरिजन पुजारी नियुक्त किया। कई लोग हनुमान जी से खफा हो गए, बोले कि दर्शन करने नहीं जाएंगे। हनुमान जी खफा हो गए, बाद में जाके प्रसाद लेते हैं। कोई अगर हरिजन ही हो और वो पूरी प्रक्रिया जानता हो, योग्य हो, डिजर्व करता हो, तो उसको मंदिर का पुजारी बनाने में दिक्कत क्या है? और बाबा साहब अंबेडकर भी ये बात बोलते हैं। अभी साउथ इंडिया में, केरला में कहीं पे मंदिर में नीचे स्तर का, जो कास्ट में नीचे माना गया, उसको पुजारी को बनाया गया, क्योंकि सारे कर्मकांड परिचित थे, कैसे पूजा पाठ पद्धति विधिवत तरीके से कराई जाती है। और हो सकता है कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और उसको पूजा पाठ कराने का ढंग पता नहीं हो, संभव है, तो उसको मंदिर का पुजारी क्यों? इस पे बाबा साहब अंबेडकर का अपना विशिष्ट मत है, उनको देखेंगे, गांधी के साथ डिबेट को देख लेंगे, एक पूरी क्लास में उसी पे कर दूंगा, ताकि फंडा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, फॉर एवर। इतिहास पढ़ने से थोड़ी क्लियर होगा, इतिहास वाले तो इन सब चीजों से बचते हैं, तथ्य पे ज्यादा जाएंगे, फैक्ट पे ज्यादा जाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट में जाने पे तो कठिनाई पैदा हो जाती है, हम उन्हीं चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। इथिक्स वाले खंड में बोलो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ओके। महान नेता पे लिख लो, महान नेता। क्लियर? महान नेता, महान नेता लिख लो, महान नेता। इस एक पेज के बाद एक पेज छोड़ दो, कुछ और कुछ मिलेगा पढ़ते हो, उसको भी ऐड करते जाना, ठीक है। महान नेता फ्रेश पेज पे लिखना, हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं पहले। अब कोई भी महान नेता बोलोगे ना, इसमें से 5 लाइन उठा के जोड़ देंगे, उस पर फिट हो जाएगा वो। पहला लाइन लिखो आप, महान नेता, ग्रेट लीडर्स। अभी जब गांधी पढ़ेंगे तो फिर और चीजें स्पष्ट होगी, अंबेडकर पढ़ेंगे तो और जो यूपीएससी का फंडा है और भी देख लेंगे, क्लियर है। इतिहास में इन सारी चीजों को ना, तथ्यात्मक तो खूब डिस्कशन हो सकता है, ध्यान रखना। तथ्यात्मक का मतलब है कौन सी पत्रिका निकाली वो पीटी में काम करेगा, फलानी पत्रिका की ये उन्होंने मराठा निकाला तो केसरी निकाला तो कौन सी भाषा में निकाला, वो तथ्यात्मक चीजें हैं, वो तथ्य आपको याद रखना है। मैं उन चीजों में ज्यादा नहीं बोलता हूं, मगर जो उनका कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, और ऐसी चीजों की संख्या बढ़ रही है मेंस एग्जाम में, ऐसी चीजों की बढ़ रही है,
तो हम लोग देख लेंगे कैसे क्या हो रहा है, ध्यान देना। और जब पढ़ लेंगे तो किताबों में देखना, सिलेबस में देखना, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, मैं ब्राह्मण विरोधी टाइप में बात मत करो, या ब्राह्मण विरोधी, सबका अपना अपना रोल है, सजीवन में सबका रोल है, सामंजस्य समाज में बना रहना चाहिए। ये बाद में जो है ना, इसमें कठिनता आई है, जटिलता आई है। जब गांधी को पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे, और अंबेडकर के साथ क्या डिबेट उनके साथ हो रहा है, किस मुद्दे को लेकर दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है, उसकी एक पूरी भूमिका समझ लेंगे, तो फिर समाज को समझने में आसानी होगी। अभी नहीं। अभी लिखो महान नेता के बारे में, पहला लाइन लिखो आप। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। जितने महापुरुष हैं उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। यह बात ... पर पूरी तरह लागू होती है, पर लागू होती है। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते। यह बात जिसके बारे में जिस नेता पे पूछ लेना, उसी नेता के बारे में लिख लो। मान लो पूछ ले नेल्सन मंडेला, कैसे शुरुआत करोगे? लिख रहे हो महापुरुषों का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब विथ सम सॉर्ट ऑफ एम। वे ह्यूमन वेलफेयर को हाईएस्ट एम मानते, मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते, मानव कल्याण होना चाहिए। यह बात नेल्सन मंडेला पर पूरी तरह से लागू होती है। यह बात महात्मा गांधी पर पूरी तरह से लागू होती है। जो अच्छे लीडर्स हैं उन पर यह बात लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वे व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता देते हैं। जो भी महान नेता होगा, महान तो तभी बनेगा ना, अपने सेल्फिश होगा तो महान तो बनेगा नहीं। वे व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता देते हैं। इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट गिव मच मोर एम्फेसिस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। मान लो गांधी के बारे में लिख रहे हो तो गांधी पे लिख रहे हो, उन्होंने, गांधी जी ने व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को हमेशा वरीयता दी। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। मानव कल्याण, इसीलिए उन्होंने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया। कोई दिक्कत है? बात बदल के चले जाओ नेल्सन मंडेला पे। नेल्सन मंडेला ने व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को सदैव वरीयता दी। उनका मानना था कि मानव कल्याण ही सर्वोपरि है। जितने महान नेता है ना, अदरवाइज महान वो होता नहीं। अगर अपने हित की बात सोचता तो महान कैसे होता वो? तो महान नेता तो वही होगा जो जनहित की बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा, अपने हित को कम करेगा, तभी तो महान नेता बनेंगे। तो हम सबसे पहले 20 पॉइंट्स के आसपास निकाल लेंगे महान नेता का। कोई भी आएगा इसमें से कुछ पॉइंट खींच के लिख दो और कुछ विशिष्ट पॉइंट लिख दो, कुछ विशिष्ट बातें हो, कुछ स्पेसिफिक हो, उसी नेता से जुड़ा हुआ हो, और कुछ सामान्य बातें हो। सामान्य बातें एक जगह रखो, कोई भी नेता होगा उसके साथ ऐड कर दोगे कि उनमें बहुत अनुशासन था, उनमें दूरदर्शिता थी, वैचारिक रूप से स्पष्टता थी, तभी तो महान बनेगा। जिसमें दूरदर्शिता नहीं हो, फॉरसाइटेडनेस नहीं हो, महान हो ही नहीं सकता है। जिसका विचार स्पष्ट नहीं हो, महान नेता बन ही नहीं सकता है। जिसकी कार्य प्रणाली अच्छी न हो, महान नेता बन ही नहीं सकता है। तो महान नेता के लक्षण बताना हो तो लिखो कि वे, उनमें महान अनुशासन था, वैचारिक स्पष्टता थी, दूरदर्शिता थी, उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ था। तो कोई महान नेता का लक्षण पूछे, बोले वो आत्मविश्वासी थे, वो उनके अंदर ग्रेट डिसिप्लिन था,
लिखने में कोई दिक्कत है? कैसे कट जाएगा? ये ऑर्डिनरी नेता, सतही नेता थोड़ी बोल रहा है, बोल रहा है महान नेता। सिलेबस में है ग्रेट लीडर्स, ऐड करेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत है? जब भी महान नेता होगा तो लिखोगे उन्होंने अपने कार्यों से और अपने विचारों से जनता को एक नई दिशा दिखाई। अच्छा, ये जो लाइन है किस पे लिख सकते हो बोलो? उन्होंने अपने कार्यों से और विचारों और कार्यों से जनता को नई दिशा दिखाई, जनता की समस्याओं को कम किया, जनता में जागरूकता लाई। जितने महान नेता होंगे सब पे ये लाइन लिख सकते हो कि उन्होंने अपने कार्यों से, अपने विचारों से जनता को एक नई दिशा दिखाई, जनता की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास किया। आराम से लिखोगे। कोई भी नेता होगा ना, उसका प्रभाव जनता, महान तो तभी बनेगा जब जनता पे प्रभाव गया, जनता का कुछ लाभ हुआ हो। तो कोई भी नेता का देख लो कि महान नेता लिखा हुआ है, इसका मतलब लिख देंगे लाइन को, ये कटेगा नहीं ये लाइन। तो ये तैयारी का एक ढंग होता है कि हम कॉमन पॉइंट्स एक जगह निकाल लें, जो किसी भी नेता पे आएगा। महान तो तभी होगा ना जब जनहित की बात करेगा, खुद डिसिप्लिन्ड होगा, ये सुनो, खुद में कॉन्फिडेंस खूब होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, तभी तो महान नेता बनेगा। ये बातें लिख देंगे, जिसके बारे में पूछे उसके बारे में लिखेंगे, महान नेता होना चाहिए। और उसके बाद कुछ विशिष्ट बातें सबके बारे में, 2-2, 3-3, 4-4। तो किसी नेता के बारे में अगर 4 बातें आपको पता हो, 4 विशिष्ट बातें स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट लीडर, तो कॉमन पॉइंट्स यहां से और विशिष्ट बात वो जो लोगे, उत्तर 150 से 200 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? शेष पक्षों को कल देखेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करना, थोड़ा वर्क करने का प्रयास करना, एक अलग ही लेवल पे गेम खेल जाओगे। मतलब ये इतना लेंदी टॉपिक है कि इसको 25 दिन भी पढ़ाया जा सकता है, केवल एक टॉपिक को। और लोग करके इस टाइप से बोझिल बनाए हुए हैं, लड़कों को उन्होंने भर दिया है, बर्डन दे दिया है। या फिर आप दिमाग लगा के पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, सार निकाल लो, एसेंस को खींच लिया, उसका यूज कर दो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे।